हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मुकेश और आज के इस वीडियो में पुनः आप सबों को संस्कृत पैडागोगी कल मैंने अपने उस वीडियो के माध्यम से आपको संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट एवं लैंग्वेज टू में कैसे हम गद और पद को बनाएंगे वो सिखाए थे। आज अब आपको हम संस्कृत के जो पैडागोगी पूछे जाते हैं कुल 15 नंबर के, आखिरकार वो पैडागोगी हम कैसे हल करेंगे, कैसे हम उस पैडागोगी में 15 में से कम आप 14 नंबर तो ला ही सकते हैं यदि आप पैडागोगी सही से समझ जाते हैं, बनाने की तरीका को जान जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं आखिरकार पैडागोगी को मुझे कैसे हल करना है। तो यदि आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो चलिए पैडागोगी यदि हम देखें, क्वेश्चन की बात करें तो 106 नंबर से आपका जो है पैडागोगी स्टार्ट है और पहला क्वेश्चन है कुशलम पठनम नास्ति, यानी कौन से पठन को या नास्ति के सन्मत याद रखेंगे इस चीज़ को आप कि नास्ति जहाँ भी लगा हो, आप ये जो नास्ति देख रहे हैं ना, ये जब भी जहाँ भी लगा हो तो इसका मतलब है आपका क्वेश्चन जो है वो निगेटिव है। और उसकी दृष्टि से जो यदि हम कुशल बात करें पठन की, तो पठन के लिए संरचनात्मक, कल्पनात्मक, प्रगतिशील, ये तीनों का तीनों आपको चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तो सुचिंतितम, चूँकि आप चिंतन करेंगे उससे आपका पठन नहीं होगा, इसलिए ये तीनों का तीनों राइट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 107 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पूछा गया है व्यापक वाचनम। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि जहाँ भी आपको अधोलिखितेषु नजर आए तो समझ जाइएगा हिंदी में इसे निम्नलिखित कहा जाता है। केन सह संबंधी नास्ति, तो फिर आप अक्सर यही समस्या होता है संस्कृत का पैडागोगी बनाते समय कि कैसे हम समझेंगे कि क्वेश्चन पॉजिटिव है या फिर क्वेश्चन निगेटिव है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि कुछ कुछ ऐसे वर्ड जो आपको लगा रहेगा, इससे आप समझ सकते हैं, आप क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं कि आखिरकार ये पॉजिटिव है या निगेटिव। जैसे कि मैंने एक वर्ड आपको बता दिया है कि यदि नास्ति लगा हो तो ये समझ जाए आपकी क्वेश्चन निगेटिव मुझसे पूछा जा रहा है। जिस तरह से हिंदी या फिर आपको सीडीपी में अक्सर जो नहीं लगा रहता है आप देखे होंगे, उससे इसमें संस्कृत में इसे नास्ति कहा गया है। तो पहला ऑप्शन है एतेन पाठनस्य अधिकम, यानी अधिक से अधिक आनंद लभ्यते। क्या व्यापक वाचनम में अधिक से अधिक आनंद होता है बच्चों को? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको हिंदी में भी देखने को मिला होगा और मैंने पहले भी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी पठन ऐसा नहीं होता है जिनका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बालक को अधिक से अधिक आनंद आए, बल्कि आनंद के माध्यम से मेरा उद्देश्य क्या होता है, रुचिपूर्ण रूप से उद्देश्य क्या होता है, बच्चे को एक सही शिक्षा प्रदान करना। उद्देश्य ये नहीं होता है कि अधिक से अधिक उन्हें हम आनंद देंगे, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। यदि और भी ऑप्शन की हम बात करें तो ये सभी ऑप्शन पॉजिटिव है। क्योंकि आप देख रहे हैं सूक्ष्म विषया पठन भवति येन गंभीर बोध हो रहा है, यहाँ भाषा का अधिगम हो रहा है और यहाँ पाठस्य सौंदर्य बोध अस्ति। अगले जो क्वेश्चन है देखिए, कुछ चीज़ आपको ध्यान में रखे होंगे, जैसे कि यदि आप ये सोचने लगेंगे कि मैंने सभी ऑप्शन का डिफाइन नहीं कर पाया, सभी ऑप्शन का अर्थ नहीं समझ पा रहा हूँ, तो देखिए हिंदी भी एक लैंग्वेज है और इसे समझ जाना और पूरी चीज़ जान जाना उतना सरल नहीं है। तो अतः आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि मुझे संस्कृत को ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, मुझे अपने क्वेश्चंस को कैसे हल करना है, सॉल्यूशन करना है, ये आपको ध्यान में रखना है। और यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पे आप 25+ नंबर संस्कृत में ला सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखिए अस्ति लगा है तो पॉजिटिव है, और मैं जो आप लोग को ट्रिक दिया हूँ अपने नोट्स के माध्यम से, जिसमें यह स्पष्ट बताया हूँ कि चाहे वो हिंदी हो या फिर पैडागोगी का सीडीपी हो या कोई भी हो, जहाँ भी आपको केवल लगा हो तो ये निगेटिव होता है और इसीलिए
आप यहाँ पहला नंबर को काट दीजिए, दूसरा को काट दीजिए। हिंदी में केवल होता है, संस्कृत में यहाँ केवलम लगा है। और सुंदर हस्ताक्षर करने से बालक की लेखन प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि क्या होगा, उभयम प्रक्रिया परिणामे च। ठीक है, आप यहाँ ट्रिक के आधार पर अब आप ये सोचने लगेंगे उभयम प्रक्रिया परिणामे च, इसका मतलब क्या, तो मतलब नहीं ढूंढना है, क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी लेखन प्रक्रिया जो अच्छा होगा वो केवलम तो लगा नहीं, केवल एक चीज़ करने से नहीं होगा। और सुंदर हस्ताक्षर, सिर्फ हस्ताक्षर अच्छा करने से जो बालक का लेखन प्रक्रिया नहीं होगा, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इसके बाद 109 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भाषा पाठ्यक्रम में साहित्य सन्निवेश, यानी साहित्य को भाषा के पाठ्यक्रम में साहित्य को समावेशन करने पर निम्नलिखित में से कस्य कौन महत्वपूर्ण नास्ति, नास्ति लगा है। और आपको अभी जस्ट बताए हैं कि जिस ऑप्शन में केवल लगा हो, क्या लगा हो, केवल, वो बिल्कुल क्या होता है, निगेटिव होता है। और क्वेश्चन आपसे निगेटिव पूछ रहा है तो आपको इधर उधर देखना भी नहीं है और डायरेक्टली हम पहला ऑप्शन में लगा देंगे। समझ गए होंगे, निश्चित तौर पे आप समझ रहे होंगे। यदि आप इस ढंग से सभी पैडागोगी को बनाते हैं, संस्कृत के पैडागोगी को, तो निश्चित तौर पर आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। अब यहाँ कहता है अधस्तेषु की उक्तम, जो नीचे जो लिखा गया कुछ उक्ति है, समीक्षा न अस्ति, यानी कौन सा सबसे अच्छे हैं। तो पहला है विराम चिन्ह जो है वाक्य बोध में सहायता करता है, बिल्कुल सही बात है। वाक्य बोध जो है विराम चिन्ह को अपनी नास्ति, ऐसा नहीं, विराम चिन्ह करने से ये जो है हमारे वाक्य बोध को प्रभावित करता है निगेटिव में, ऐसा नहीं है। पाठस्य सौंदर्य बोध, ऐसा भी नहीं है, सौंदर्य बोध नहीं बढ़ाता है। पाठस्य यहाँ देखिए बाधाम उत्पादंती, बाधाम यानी बाधा नहीं, बल्कि हमें क्या करता है, वाक्य बोध में सहायम अर्थात सहायता, कुर्वन्ति यानी करते हैं। ओके, बढ़ते हम अगले क्वेश्चन की तरफ। और इसमें पूछा गया है कि छात्रानाम यानी छात्र लेखनस्य आकलम मुख्यतः ध्यानम ददाति। मान लीजिए आप टीचर हैं और हिंदी की बात करें हम, तो हिंदी में इस तरह के क्वेश्चन रहता है कि छात्र के लेखन कौशल का आकलन आप कैसे करेंगे। शुद्धता वर्तन्याम व्याकरणे च, तो आपको भी पता होगा, जो व्याकरण नहीं देखेंगे, चूंकि प्राथमिक स्तर के बालक है, व्याकरण का कोई मतलब नहीं है। शब्द ये सीमा निर्धारण ये भी नहीं होगा, और लेखन रूढ़ि प्रयोग लोकोक्ति ना, ये भी नहीं होगा। तो इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, और लेखन रहे तो विचार वाला उत्तर होता है। तो ये आप लोग को ट्रिक में भी बताया है, चूँकि लेखन के माध्यम से यदि कोई लेखन का आकलन कर रहा है तो उसमें यही आकलन करेगा कि आखिरकार वो बालक लिख करके अपने विचार को किस तरह से अभिव्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं 112 नंबर क्वेश्चन। 112 जो है एनसीएफ 2005 से रिलेटेड पूछा गया है, और आप देख सकते हैं मार्ग निर्देशु अधोलिखितेषु, जो नीचे निम्नलिखित में से कस्य समावेशम नास्ति, निगेटिव पूछा गया है। तो निगेटिव तुरंत आप लोग इसमें ध्यान दे देंगे कि पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं होना चाहिए, जबकि आपको बहुत बार बता दिए हैं जो आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए, सिलेबस, वो चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड। और ये कहता है पाठ्यक्रम जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि अब आप कहेंगे सर आप तो ये भी बताएं कंठस्थीकरण वाला उत्तर नहीं होता है, तो देखिए कंठस्थीकरण बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन यदि आप पूरे पढ़ेंगे तो कहते हैं कंठस्थीकरण पद्धति अधिगमस्य पृथक्करण, पृथक मतलब होता है अलग कर देना, किस चीज़ से अलग कर देना, तो कंठस्थीकरण से, याद करने से अलग कर दीजिए, तो ये तो बिल्कुल पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो 113 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। चलिए 113 नंबर क्वेश्चन कहता है येन वस्तुते शब्देन चित्राणाम क्रियते यथा किम अभवत। ये जो इतना आप देख रहे हैं ना, यदि आपको पढ़ने नहीं भी आता है ना तो ये देख लीजिए कहीं पे नास्ति तो नहीं लगा है, यहाँ अस्ति लगा है यानी पॉजिटिव है। तो आप भी जानते हैं यहाँ क्या कहता है, कदा कुत्र कहाँ कैसे बच्चा क्या कुछ कर रहा है, और इन सब का जो डाटा तैयार करेगा इसे हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड, उपाख्यात्मक अभिलेख। जो कि आप सभी को पता है कि जब हम किसी बच्चे के उनके प्रगति का रिपोर्ट, उसकी जो डाटा तैयार करते हैं उसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड ही कहा जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। और बढ़ते हैं हम 114 नंबर क्वेश्चन।
114 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि छात्रा भाषाया किम कुर्वन्तु इति दृश्यात् अधस्तनेषु किम श्रेष्ठ प्रमाण स्यात्। देखिए ये पूछा जा रहा है कि छात्र कौन से दृश्यंतुम अध जो नीचे लिखा गया है सबसे श्रेष्ठ प्रमाण कौन है। तो क्या परीक्षा देना श्रेष्ठ प्रमाण है? ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। इसके बाद है राष्ट्रीय पाठचर्या, ऐसा भी नहीं होगा। भाषा लक्षणी उद्देश्यानि च। इसके बाद है छात्र लिखिता कविता परिच्छेद। तो देखिए छात्र जो है क्या करेंगे, कविता को भी लिखेगा और कविता का उच्चारण भी करेगा। ये राइट आंसर है। इसमें कुछ आपको ट्रिक नहीं वैसे मिल पाया, तो कुछ कुछ ऐसे प्रश्न भी होते हैं जो आपके लिए काफ़ी कठिन हो सकता है, वो कुछ ही प्रश्न होते हैं। अब देखिए यहाँ वैगोत्स्की महोदय से पूछा गया है कि वैगोत्स्की महोदय पृष्ठतया परिकल्पनानुसार शिक्षक भाषाया छात्रेभ्यः युग्मेन समूहेन कृत्वा अवसर ददात्। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको भी पता है कि वैगोत्स्की महोदय समाज का सबसे ज़्यादा महत्व दिया है और उनका करना था कि बच्चे कोई भी चीज़ सीखते हैं, कोई भी चीज़ का अधिगम करते हैं तो उनमें सामाजिक भाव का आदान प्रदान ज़्यादा होता है, और इसीलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। सामाजिक भावस्य आदान प्रदानम महत्वपूर्ण माध्यम भवति। इसलिए इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे 116 नंबर क्वेश्चन पे। 116 नंबर है सरल वाक्य, यानी कोई सरल वाक्य एवं भाषा शिक्षणस्य आरंभ भवति न तु ध्वनिना तेषां समष्ट्या वा शिक्षणे एवं कथ। देखिए आप लोग हो सकता है संस्कृत आप नहीं पढ़ पाए हो, लेकिन आप यहाँ तो ये तो जान सकते हैं सरल वाक्य एवं भाषा शिक्षण आरंभ कैसे करना चाहिए। तो हम अपने सरल वाक्य से भाषा शिक्षण का आरंभ जो करेंगे वो विचार विनिमय के द्वारा करेंगे। यदि थोड़ा सा आप हिंट्स से पकड़िएगा तो भी समझ में आएगा, पूरे पढ़ने लगिएगा और चाहिएगा इसका हम अर्थ समझो तो फिर आप कहीं ना कहीं जो गलती कर लेंगे, इसीलिए आप इस चीज़ को समझें। अब यहाँ देखिए नास्ति लगा है काट दीजिए, व्याकरण लगा है काट दीजिए, और यहाँ भी व्याकरण लगा है इसलिए इसको भी हम काट देंगे। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संपूर्ण वाक्यानाम आधारेण विचार विनिमय भवति। अब आप कुछ लोग कमेंट ये भी कर सकते हैं कि सर व्याकरण को आप क्यों काट रहे हैं। तो देखिए प्राथमिक स्तर के जो बच्चे होते हैं उन्हें कोई भी भाषा का जो हम अधिगम करवाते हैं ना, तो वहाँ उसका व्याकरण को हम ध्यान नहीं देते हैं। चूँकि व्याकरण जो है हम हायर एजुकेशन में बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चे बड़े होते हैं कुछ तब उसको हम व्याकरण की शिक्षा देते हैं, इसलिए इस सबको इग्नोर कर दिए। ओके, 117 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन देखने से लग रहा है कितना बड़ा है, लेकिन ऑप्शन इसका आप देखिएगा ना तो बहुत इजी है, वेरी सिंपल। बस आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा जा रहा है या निगेटिव। तो देखिए 7वां कक्षा का है, यहाँ तो आप देख ही रहे हैं। शिक्षक चक्षुष विद्यार्थी नाम, चक्षुष विद्यार्थी नाम उसे कहा जाता है कि जो विजुअल लर्नर्स हैं। कौन है? विजुअल लर्नर्स कृते यूट्यूब इत्यादि, यानी यूट्यूब के माध्यम से सर्वदृश्य सामग्री के माध्यम से कृते ध्वनि मुद्रितम, इन सब चीज़ों का प्रयोग करते हैं। यह उपयोग करना किस बात को संकेत देगा? तो याद रखेंगे एक टीचर इन सब चीज़ का जो प्रयोग कर करके बच्चों को पढ़ाते हैं इसे ही कहा जाता है अधिगम शैली। समझने के लिए थोड़ा आप जान ले कि अधिगम शैली जो है वो क्या होता है, प्रकार होता है अधिगम का। कौन चीज़ होता है? प्रकार। यानी आप आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, ब्रेल लिपि विधि, चाहे वो आपका भ्रमण विधि, बहुत सारे टीचिंग मेथड का आप यूज कर सकते हैं। तो देखिए जब आपके कक्षा में भिन्न भिन्न तरह के बालक हो और आप भी जानते हैं कि बालक भिन्न भिन्न होते हैं, तो ऐसे में आपके अधिगम शैली को चेंजिंग करना चाहिए, आप अपने अधिगम शैली को बदलते रहना चाहिए। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्ति नाम अधिगम शैली समावेर्थम, यानी जितने भी व्यक्ति उनके अनुसार उस कक्ष में हम क्या कर रहे हैं, अधिगम शैली का समावेशन कर रहे हैं। अर्थात हम कभी
चाक्षुष विद्यार्थी को भी पढ़ाते हैं, कभी हम दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग कर लेते हैं, कभी हम ध्वनि मुद्रित सामग्री का भी प्रयोग कर लेते हैं। ओके, चलिए कुछ ही क्वेश्चन और शेष बचे हैं आप लोगों के सामने, और ये क्वेश्चन है ज्ञानवादिताम अवसरानुनाम भाषा शिक्षण दृष्टिया बालाम त्रुटि संति। देखिए कोई बालक है, वो भाषा शिक्षण में क्या त्रुटि करेगा, अधिगेम बाधक रूपेण, ऐसा नहीं है। आपको भी ये चीज़ समझना होगा कि एक बच्चा जब कोई त्रुटि करता है तो उसका त्रुटि जो है ना वो उनके लिए बाधक नहीं होता है, बल्कि बच्चे जो हैं वो सीख रहे हैं इस बात को संकेत करता है। तो इसीलिए अधिगमस्य अंकेन येन चिंते अंतर्दृष्टि लभ्यते, ये उनकी अंतर्दृष्टि को दिखाता है कि बालक कैसे सोच रहा है, बालक कैसे सीख रहा है। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। गंभीर श्रवण किसे कहा जाता है? तो गंभीर श्रवण ध्यानेन सह, जो गंभीर श्रवण होता है ना वो ध्यानेन होता है, धैर्येन नहीं होता है, ध्यानेन, सही ध्यान दे करके। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन पर अक्सर लोगों का जो कमेंट्स था वो अलग था कि मौन वाचन, ऑफलाइन बैच में जो आप लोग पढ़ रहे थे तो यही क्वेश्चन पर बार बार आप लोग को डाउट हो रहा था कि मौन वाचनेन अधिलिखितेषु कस्य श्रवता न्यूनतम अधिग्रहण क्रियात्। तो न्यूनतम इसका मतलब क्या होता है? तो न्यूनतम मतलब कम होता है। और देखिए चूंकि आपसे पूछा जा रहा है मौन वाचन, तो मौन वाचन में शब्द नाम भी चाहिए, व्याकरण भी हो जाएगा, पठन कौशल से भी हो जाएगा। चूंकि मौन पठन भी दो प्रकार के होते हैं, गंभीर पठन और द्रुत पठन, तो ये पठन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, संभाषणम कौशल, भाषा के इसमें चारों कौशल सम्मिलित होते हैं जो कि मौन वाचन से कहीं ना कहीं अलग हैं, और इसीलिए आपका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो संस्कृत का जो पैडागोगी है वो इस वीडियो के माध्यम से अब खत्म हुआ। अगले वीडियो जो है पुनः हम संस्कृत का और भी वीडियो का कुछ आपको जो है जो कंटेंट है उसको हम पूरा करवा देंगे, और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करवाएंगे। आपको और भी कोई सब्जेक्ट का यदि वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि उस सब्जेक्ट से जुड़े जो तमाम टॉपिक हैं उसका हम वीडियो बनाकर आप सबों को कहीं ना कहीं सीटेड तैयारी में बूस्ट करवा सके, आपकी तैयारी को मजबूती करवा सके। जिससे कहीं ना कहीं मेरा एक ही उद्देश्य है कि मेरी कुछ वीडियो से यदि आपको कहीं ना कहीं यदि सीटेड पास करने में फ़ायदा मिल जाता है तो कहीं ना कहीं मेरे लिए यह मेहनत जो है वो सार्थक होगा। चूँकि आप भी देख रहे हैं कि रेगुलर सभी वीडियो अपलोड नहीं कर पाता हूं हर टॉपिक का, चूँकि ऑफलाइन बैच बहुत अधिक होने के कारण समय की कुछ अभाव होता है। फिर भी हम कुछ समय निकाल करके आप लोग के लिए कहीं ना कहीं जो कुछ भी होता है, जो भी इम्पोर्टेंट मुझे लगता है और कहीं ना कहीं आपकी जो कमी होती है वो हम कमेंट के माध्यम से जान लेते हैं, और उसी के माध्यम से हम वीडियो भी अपलोड कर देते हैं। तो आप अपनी राय ज़रूर दें, आपको किस तरह की वीडियो चाहिए। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें भी कुछ मोटिवेशन मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।